अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल मुर्शद में आप सबको खुशामदीद। तो जी आज की जो हमारी वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के नंबर से, जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं। पाकिस्तान ने पहली बार एक्सपोर्ट्स में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे $3 बिलियन का जो माइलस्टोन है उसको अचीव किया है, बल्कि उसको क्रॉस भी किया है। और ट्रेड डेफिसिट इसकी वजह से जो नैरो हुआ है, मतलब इसमें कमी आई है, मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर वो 28.5% की है जनवरी के महीने में। नंबर्स की बात करें तो जनवरी के महीने में जो नंबर्स हैं वो 2.725 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। और इसको अगर कंपेयर करें हमारे दिसंबर के नंबर से, तो दिसंबर में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो 3.813 बिलियन है। तो जो हमने इम्प्रूव किया है वो तकरीबन 30% से हमने इम्प्रूव किया है। और जो नंबर्स की बात करें, जो माइलस्टोन एक्सपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान ने अचीव किया है वो $3 बिलियन का माइलस्टोन है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो जब भी एक्सपोर्ट के नंबर बढ़ते हैं और आपके इंपोर्ट के नंबर कम होते हैं तो आपके जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती है, और ऑब्वियसली वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सरप्लस की तरफ भी जाता है, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और जब भी कोई न्यूज़ आपकी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होती है तो वो आपके बिज़नेस के लिए पॉजिटिव है। जब बिज़नेस को फ़ायदा होता है तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को भी प्रॉफिट होता है। तो इसी वजह से आज के दिन अगर आपने परफॉर्मेंस देखी है मार्केट में तो वो भी पॉजिटिव रही है। इसके अलावा मार्केट के अंदर आने वाले दिनों में भी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। एज सच एक बलूचिस्तान वाला फैक्टर अपनी जगह पे है जो टेररिज्म के हवाले से है, उसको भी पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बखूबी तौर पे हैंडल कर रही है। काफ़ी दहशतगर्द पाकिस्तान आर्मी ने मारे भी हैं, और आगे भी हमें पाकिस्तान आर्मी से काफ़ी उम्मीद है कि वो अल्लाह ताला के करम से, फजल से पाकिस्तान की हिफाजत करते रहेंगे। अच्छा जी, अगली इसका अगर हम इम्पैक्ट देखें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे, वो आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा। जैसे आज भी मार्केट पॉजिटिव थी तो उम्मीद की जाती है कि जी आने वाले दिनों में भी मार्केट पॉजिटिव हो। मार्केट ने आज अपना 185 के का जो लेवल है वो उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट आने वाले दिनों में दोबारा से 191 के लेवल को अचीव कर सकती है। अच्छा जी, इन्फ्लेशन के हवाले से जो न्यूज़ है, जनवरी में इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आए हैं वो 5.8% हैं, जबकि इसको अगर हम कंपेयर करें दिसंबर के नंबर से तो दिसंबर के जो नंबर्स थे वो 5.6% थे। तो जब भी इन्फ्लेशन के अंदर इंक्रीज़ आता है तो इसका मतलब ये है कि आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। आल तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है तो उसमें परेशानी वाली बात नहीं है लेकिन इसका मतलब अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आएगा तो ऑटोमेटिकली जो आपके इंटरेस्ट रेट हैं आपके मुल्क के अंदर उसको बढ़ा दिया जाता है। हाल तो अगर हम देखें हमारे इन्फ्लेशन के नंबर और इंटरेस्ट रेट तो दोनों मैच नहीं होते। इस टाइम पे इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5.8% है, जबकि इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो वो है 10.5%। तो अभी गवर्नमेंट ने इसलिए भी नहीं बढ़ाए, दो रीज़न्स पीछे जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसमें कम ना करने की वजह उन्होंने बताई है कि एक तो एक साल के अंदर ही उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है वो तकरीबन 11% गिरा दिया है। तो जब इस तरह की सूरत हाल, गवर्नमेंट भी अपनी जगह पे ठीक है, इस तरह की सूरत हाल होती है तो गवर्नमेंट बहुत स्लोली तौर पे इंटरेस्ट रेट को नीचे लेके आती है। हो सकता है आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इन्फ्लेशन नंबर कम किया, इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट को कम किया जा सकता है। लेकिन अगर इसी तरह जो इन्फ्लेशन नंबर है वो ऊपर जाता जाएगा तो इंटरेस्ट रेट के गिरने के चांसेस कम हैं। तो आपने ये इन्फ्लेशन नंबर मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर अपने माइंड में रखने हैं। अगर तो इन्फ्लेशन नंबर्स कंटिन्यूसली ऊपर जाते जाएं तो जब मॉनेटरी पॉलिसी आएगी आपने उसको खुद ऑब्ज़र्व कर लेना है कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट के नीचे जाने के चांसेस कम हैं। लेकिन आल दो अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो हो सकता है आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में कम से कम 0.5% या 1% की डिप जो है इंटरेस्ट रेट में वो एक्सपेक्टेड है। और अगर तो डिप आ जाती है तो जो आपके मनी मार्केट और इनकम मार्केट के फंड्स हैं उनके रिटर्न्स और नीचे गिर जाएंगे, जिसका अल्टीमेटली सिंपल सा मतलब एक ही होता है कि जो आपके स्टॉक मार्केट है वो बेटर परफॉर्म करेगी। ये रिवर्स एक साइकिल है और उसी में स्टॉक मार्केट और मनी इनकम मार्केट जो है वो मूव करती हैं। दोबारा से इसको मैं रिपीट करता हूँ, जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे तो आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। ये रिवर्स साइकिल है। और इसको अगर हम आम ज़ुबान में इसको डिस्क्राइब करें तो उसका मतलब ये है कि जब लोग बैंक से पैसा निकालेंगे तो वो बिज़नेस में डालते हैं। जब बिज़नेस में पैसा लगेगा तो ओबियसली मुल्क की तरक्की भी होगी, और आपके जो स्टॉक मार्केट है वो डिपेंडेंट ही बिज़नेसेस के ऊपर है, तो बिज़नेस भी फिर रनिंग की तरफ, आगे की तरफ भरेंगे। गवर्नमेंट लोन के हवाले से न्यूज़ ये है, सेंट्रल बैंक के डाटा के मुताबिक गवर्नमेंट ने एक हफ़्ते के अंदर 23 जनवरी तक
जो लोन लिया है वो तकरीबन 300 बिलियन का है। ये लोन गवर्नमेंट जो लेती है वो यूजुअली सेंट्रल बैंक जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और बाकी जो स्केड्यूल्ड बैंक्स हैं, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, उनके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस तरह के लोन एक्वायर करती है। पूरे फिस्कल ईयर की बात करें जुलाई से लेके अभी तक की, तो इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लोन लिए हैं वो तकरीबन 35 बिलियन रुपीज़ के लोन बनते हैं। और ये लोन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेती है उसका ज़िक्र किया गया है कि 3 बेसिक कैटेगरीज़ के लिए लोन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेती है: बजट के सपोर्ट के लिए, कमोडिटी ऑपरेशंस के लिए, और अदर्स के लिए। अदर्स कैटेगरी के अंदर काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं, माइनर एक्सपेंसेस आ सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। बाकी इस लोन को कैटेगराइज़ करके डिवाइड करके 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और इसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे इस आर्टिकल पे है। अगर आप इसको डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो मैटिस लिंक के ऊपर जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इसका बेसिक निचोड़ यही है कि गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल के अंदर कितना लोन लिया है फिस्कल ईयर के हिसाब से, और पिछले 1 वीक के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कितना लोन जो है वो ले चुकी है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के ग्रुप प्रेसिडेंट जो हैं अजय बंगा साहब, वो पाकिस्तान विज़िट किया है उन्होंने, और उनके साथ शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग भी हुई है। इसके अलावा उन्होंने KPK में भी एक विज़िट किया है। और पाकिस्तान की रिफॉर्म्स के हवाले से देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक का काफ़ी सपोर्ट रहा है, और आगे भी इनके विज़िट की एक रीज़न और भी है जो कि लास्ट एक न्यूज़ चैनल पे भी आपने पट्टी चलती हुई देखी होगी कि उनके विज़िट का मकसद काफ़ी चीज़ें हैं, रिफॉर्म्स चेक करना भी, और उसके अलावा एक $20 बिलियन की पाकिस्तान के साथ एक लॉन्ग टर्म की डील भी फाइनलाइज होने जा रही है, और उम्मीद की जा सकती है कि वो भी 2026 के अंदर फाइनलाइज हो जाएगी। वो बेसिकली 10 से 15 साल की डील है, और 10 से 15 साल के अंदर वर्ल्ड बैंक जो है वो पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए $20 अरब पाकिस्तान को देगा। और ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान के अंदर आएगी, जिस तरह एक टाइम पे CPEC आई थी $46 बिलियन की, तो उससे इकोनॉमी को काफ़ी सपोर्ट मिलती है। हाल तो CPEC उस तरह से ग्रो नहीं कर पाया, वो दोबारा से अब नून लीग की गवर्नमेंट आई है तो उस पर काम करना शुरू हुए हैं। इन बिटवीन उस पर काम नहीं चल रहा था। तो $20 बिलियन सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, वो मल्टी प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। इंटरनेशनल गोल्ड प्राइजेस में कमी के बाद पाकिस्तान में भी गोल्ड प्राइजेस में कमी हुई है। आज के दिन 21,500 रुपये पर तोला के हिसाब से कमी हुई। ये 24 कैरेट गोल्ड की प्राइजेस यहाँ पे मेंशन है। और अगर ओवरऑल प्राइस देखी जाए तो आज के दिन की जो प्राइस रही है पाकिस्तान में वो 4,90,362 रुपये है। याद रहे कि गोल्ड की जो प्राइस है वो 5,50,000 रुपये के पास पहुंच चुकी थी, और उसके बाद इंटरनेशनल डिप आने की वजह से गोल्ड की प्राइसेस में काफ़ी डिप आई है। और अभी भी गोल्ड की मार्केट को अगर आप ऑब्ज़र्व करें डेली बेसिस के ऊपर तो काफ़ी प्रेशर में नज़र आती है। जैसे ही ईरान और US की जो टेंशन्स चल रही थी वो रिलीज़ हुई हैं कि उनके दरमियान जंग नहीं होने जा रही, तो जो गोल्ड और कमोडिटी जो भी उसके अंदर फॉल करती हैं वो तमाम प्राइसेस जो हैं वो गिरना शुरू हो गई थी। तो जी मार्केट के हवाले से बात करते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक होता है डेली बेसिस के ऊपर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की आज की परफॉर्मेंस, जैसा कि मैंने फ्राइडे वाले दिन क्लियर किया था कि मार्केट अगर 185 का जो लेवल है वो मेंटेन करती है तो ही मार्केट में आगे बूम नज़र आता है। क्योंकि कुछ नंबर्स पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड थे वो अच्छे आए हैं। वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उनकी भी प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात हुई है। वो KPK में भी प्रोजेक्ट्स को विज़िट करके आए हैं। तो ओवरऑल काफ़ी सेटिस्फाइड पाकिस्तान से जाएंगे वो, और आने वाली जो $20 बिलियन की डील्स हैं वो भी एक्सपेक्टेड हैं कि वो भी पाकिस्तान मैच्योर कर पाएगा। तो तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम फैक्टर्स हैं वो पॉजिटिव ही हैं। आल्दो जो प्रेशर था इंटरनेशनल लेवल पे, जियोपॉलिटिकल लेवल के ऊपर, वो था ईरान का और अमेरिका का, वो भी रिलीज़ हो चुका है कि जंग नहीं होने वाली। अभी तक तो यही न्यूज़ है, और उनके जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मार्केट के ऊपर आए हैं वो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने रिकवरी मोड में आई है, और आज 185K का लेवल मार्केट ने सस्टेन कर लिया है। आल्दो मार्केट का आज का अगर हाई की बात करें तो 185,600 का हाई मार्केट ने लगाया, और जो लो था वो 182,792 का लगाया। तो अगर देखें तो मार्केट की क्लोजिंग अपने हाई के काफ़ी नज़दीक है।
पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो 883 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और परसेंटेज में देखें तो 0.48% के इजाफे के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ग्राफ अगर देखें तो मार्केट का ग्राफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे नहीं था, थोड़ा सा स्ट्रेट आप इसको कह सकते हैं। एक डिप मार्केट ने ली और उसके बाद यहाँ से ये मार्केट का ग्राफ बनता है। ये मार्केट के क्लोजिंग ग्राफ की बात है। फंडामेंटल लेवल के ऊपर देखें और पॉजिटिव लेवल के ऊपर देखें, टेक्निकल ग्राफ की बात करें तो तमाम सिनेरियोज पॉजिटिव ही नज़र आते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। तकरीबन आप लगा लें कि 40-50 नहीं, तकरीबन 70% वॉल्यूम जो हैं वो कम है फ्राइडे की क्लोजिंग के हवाले से। तो 1 ईयर का जो चेंज आ जाता है जी वो 61.97% पे है। एयरटेल डेट का 6.32% के ऊपर चेंज आ चुका है। मार्केट परफॉर्मर्स की बात करें तो यहाँ पे टॉप 10 जो है, पहले नंबर पर FNEL है। इसको ओपन करते हैं और डिटेल में स्टडी करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ जो है वो 1.65 पे इसने क्लोजिंग दी है। अच्छा जी, इसकी एक अजीब सी बात मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि ये लास्ट वर्किंग डे जो था वो 30th यहाँ पे शो कर रहा है और उसके बाद जो अगला वर्किंग डे था जी वो 2 फ़रवरी जो कि आज का दिन है और आज की इसकी क्लोजिंग प्राइस रही है 1.65 के ऊपर। 52 वीक्स की अगर मैं रेंज आपको दिखाऊँ तो आप काफ़ी शौक होंगे, इसीलिए इसको सट्टा आइटम्स भी कहा जाता है। लेकिन पूरी डिटेल हासिल करने के बाद मैं इस पे एक सेपरेट से वीडियो बनाता हूं ताकि इसके पूरे केस को स्टडी किया जाए कि इसके साथ असल मामला हुआ क्या है। टॉप 10 में पहले नंबर पे रहा है। 1 ईयर का जो चेंज है वो 54% नेगेटिव, एयरटेल डेट में 90.92% नेगेटिव रहा है। वापस चलते हैं मेन पेज पे। लेकिन फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ एक ब्रोकरेज हाउस की तरह है। इसका इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूं और यहाँ पे आप अपने शेयर्स बाय करने के लिए, ट्रेड करने के लिए अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन इनके शेयर्स के अंदर जो फ्लक्चुएशन हुई है उसको डीपली स्टडी करने के लिए एक सेपरेट से वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर इसको मुकम्मल इसकी स्टडी करेंगे कि इसके साथ मामला क्या तय पाया है। जी, सेकंड नंबर पे जो कंपनी है हैस्कोल है। फ्राइडे वाले दिन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसने दी थी। आज के दिन देखते हैं इसने कैसा परफॉर्म किया है। मार्केट में जो क्लोजिंग दी है नॉन कंप्लायंट है, ये आप सब जानते ही हैं। -2.15% के साथ 25.92 पे क्लोज़ किया है। थोड़ा सा ग्राफ को अगर स्टडी करें तो शुरू के 1-2 घंटे तो पॉजिटिव रहा, लेकिन उसके बाद फिर ये नीचे आकर लो लेवल के ऊपर ही बंद हुआ। इसका मतलब कि इसमें काफ़ी प्रेशर रहा है थ्रू आउट द डे। वॉल्यूम काफ़ी अच्छे रहे, 51 मिलियन का वॉल्यूम रहा। 52 वीक्स की रेंज 7.61 से 29.30 रही है और अगर आज की हाई देखें तो 27.90 का हाई लगाया है और लो 25.52 की। तो जो क्लोजिंग रही है वो अपने लो के नज़दीक इसने क्लोजिंग दी है। बाकी इसके फंडामेंटल और टेक्निकल आप जानते ही हैं, तमाम चीज़ें डिस्क्राइब मैं कर चुका हूँ। हैस्कोल के हवाले से 104% का 1 साल के अंदर इसने रिटर्न दिया है। 1 साल के हवाले से या 5 साल के हवाले से बहुत अच्छी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इसकी नहीं है। अगर तो ये नॉन कंप्लाइंट से बाहर आ जाता है तो फिर तो ये शेयर 100 पर भी जा सकता है। आज इसके चांसेस जो हैं काफ़ी, इसकी आज एक न्यूज़ भी पढ़ रहा था कि सेटलमेंट के लिए काफ़ी नेशनल बैंक है और 1-2 और बैंक हैं जिनसे बातचीत चल रही है, लेकिन कंफर्मेशन उस हवाले से कोई भी नहीं है। फ्री फ्लोट शेयर्स जो हैं वो 60% हैं मार्केट के अंदर और बाकी इसकी जो अर्निंग्स हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, दैट इज़ नॉट वेरी गुड अर्निंग। तमाम की तमाम अर्निंग नहीं है, लॉस पर शेयर है। जब भी रेड में आप इसको देखेंगे तो आप इसको LPS कहेंगे, जिसका मतलब है लॉस पर शेयर। और जब EP आप इसको रेड में नहीं देखेंगे, नॉर्मल अगर इसका जो कलर है उसमें देखेंगे तो वो होगा EPS, अर्निंग पर शेयर। चलें जी, वापस चलते हैं अपने मेन पेज के ऊपर और बाकी शेयर्स को देखते हैं। तीसरे नंबर पे KE इलेक्ट्रिक है। टॉप 10, टॉप 20 और टॉप 30 के अंदर आपको ये नज़र आएगा ही। अगर तो मैं बार बार कहता हूँ PIA जो है वो 3-4 रुपये से चलता हुआ 50 तक जा सकता है, तो KE इलेक्ट्रिक जो है वो भी आगे बढ़ सकता है। फंडामेंटल लेवल के ऊपर अगर इनके इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाते हैं तो ये शेयर आगे मूव कर सकता है।
थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं। 2-3 चीज़ें हाईलाइट कर देता हूं मैं, क्योंकि टॉप 20 टॉप 30 के अंदर है। डेली बेसिस के ऊपर कई ऐसे शेयर होंगे जिनकी मैं विंडो डेली बेसिस पे हो सकता है ओपन करूं, क्योंकि नए जो आने वाले सब्सक्राइबर्स हैं या वीडियो देखने वाले लोग हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि केयर इलेक्ट्रिक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी, कब कितनी देर के लिए करनी है, लॉन्गर रन के लिए करनी है, तो वो उनको आइडिया हो जाएगा। 1 ईयर के अंदर रिटर्न्स और टिल डेट के रिटर्न्स जो है 54 19.9% है रिस्पेक्टिवली। और जो पॉइंट मैं असल में दिखाना चाह रहा था वो ये था कि जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं वो बहुत कम है, सिर्फ 10% शेयर्स को कंपनी ने फ्री फ्लोट किया हुआ है, बाकी सब के सब जो शेयर्स हैं वो कंपनी के पास हैं। और जो अर्निंग्स की बात की जाए तो 2021 में बेहतर थी, उसके बाद कम हुई और उसके बाद नेगेटिव में चली गई, लॉस पर शेयर हो गया और उसके बाद फिर 2024 में पॉजिटिव हो गई। तो ओवरऑल ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन अगर सेल्स की बात की जाए तो सेल्स 2021 में 325 और उसके बाद फिर 518 फिर 519 और 2024 में उससे भी बेहतर हो गई। सेल्स में इशू नहीं है, जो इशू है इनके टैक्सेशन और बाकी फंडामेंटल लेवल के ऊपर है। जैसे ही वो चीज़ें भी रिजॉल्व होंगी तो कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएगी। अभी डिविडेंड के हवाले से देखा जाए तो डिविडेंड कंपनी ने नहीं दी है, इसका मतलब कंपनी एक्चुअल प्रॉफिट में नहीं आ रही। जब तक कोई कंपनी डिविडेंड्स अच्छे कंटिन्यूसली नहीं देती तो आप उसको ब्लू चिप कंपनी नहीं कह सकते, लेकिन इन फ्यूचर इसके ब्लू चिप कंपनी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो द नेक्स्ट कंपनी इज़ निशात पावर लिमिटेड। काफ़ी ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा प्रेशर आया है। अब आज के दिन में देखें तो 3% नेगेटिव हुआ है ये शेयर। उसके बाद हमारा बैंक ऑफ पंजाब जी एक फेवरेट शेयर आ जाता है और ये भी आज टॉप परफॉर्मर की लिस्ट में था, लेकिन नेगेटिव क्लोजिंग की है तकरीबन 1% के हिसाब से। चुनिया पावर लिमिटेड आज फिर पॉजिटिव है, तकरीबन काफ़ी टाइम से ये पॉजिटिव ही चल रहा है। 1 मंथ का ग्राफ आपके सामने ओपन करते हैं तो क्लियर कट एक स्ट्रेट लाइन है जो दिखाती है कि इसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है कि आप अंदाज़ा लगाएं इसका कि आपकी जो इस मंथ का जो लो है वो तकरीबन समझ लें 46 है और इस टाइम पे 86.71% पे 86.71 पे ये स्टैंड कर रहा है। और अगर एक महीने की परफॉर्मेंस देखी जाए तो 72% बनती है। 1 ईयर का चेंज जो है वो 225% बनता है। स्टॉक मार्केट में जब एयरटेल डेट देखते हैं तो जनवरी से दिसंबर तक का डाटा होता है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। तो जी आज की परफॉर्मेंस भी 3.65 शेयर डाल चुका है। परसेंटेज वाइज देखें तो 4.39% का रिटर्न इन अ सिंगल डे निशात चुनिया पावर लिमिटेड हैज़ डिलीवर्ड। नेक्स्ट में जी PIA दोबारा आ गया है, दोबारा अपनी इसने समझ लें उड़ान शुरू कर दी है थोड़े से प्रेशर के बाद। और PIA में दोबारा अपवर्ड जाने का ट्रेंड ये है कि 1-2 दिन पहले कुछ अनाउंसमेंट हुई थी जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी थे और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब वो भी मौजूद थे और आरिफ हबीब साहब भी थे, जिनमें तमाम डॉक्यूमेंट्स और मुकम्मल जो समझ लें अथॉरिटी जो है PIA की वो उनके हवाले कर दी गई है। तो अब उसकी वजह से जो PIA का शेयर है उसमें दोबारा से एक बूस्ट आया है। यहाँ से मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है यहाँ से ये दोबारा नीचे जाके इसने दोबारा से अपवर्ड साइड का ही एक रूटीन पकड़ी है। और आज के दिन में अपर लोग तो आई थिंक नहीं रहा। आज का जो हाई था वो 30.29 है और जो लो था वो 27.50 है। तो जो क्लोजिंग दी है वो अपने हाई के नज़दीक दी है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली कल जो है PIA 31 का लेवल और 31.5 लगा सकता है। 30 के राउंड अबाउट अगर आपको मिलता है या 30 से नीचे तो आप बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन रिस्क आपका अपना है। मेरे कहने पे बाय नहीं करना, आपने अपने अंडरस्टैंडिंग पूरी करनी है, स्टडी करनी है और उसके बाद इसको बाय करना है। अच्छा जी, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया हुआ। इसके बाद हम अपने दोबारा मेन पेज पे जाते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा शेयर कौन सा है टॉप 10 के अंदर। WTL जी हमेशा आपको नज़र आएगा ही आएगा। कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिसने WTL के इलेक्ट्रिक ये आपको टॉप 10 के अंदर नज़र आते ही आते हैं। तो उसके बाद PIBTL है टॉप 10 के अंदर और पाकिस्तान रिफाइनरी है। पाकिस्तान रिफाइनरी के रिज़ल्ट्स अच्छे आए हैं जिसकी वजह से इसमें एक अप आपको देखने के लिए मिला है।
रिज़ल्ट्स पे मैंने डिटेल में उसको स्टडी नहीं किया, बस एक रिपोर्ट कहीं पे देख रहा था कि पाकिस्तान रिफाइनरी ने फ़र्स्ट हाफ में अच्छा रिटर्न दिया है। तो हम इसको 6 मंथ के ऊपर ही देख लेते हैं कि 6 मंथ की परफॉर्मेंस कैसी है। तो 6 मंथ पे जो लो था वो था 31 का, और अब जो स्टैंड कर रहा है वो कर रहा है 38 पे, 38 के राउंड अबाउट। तो तकरीबन कोई 9 रुपये का गेन, 7 रुपये का गेन जो है वो इसके अंदर आया है। 52 वीक्स की रेंज देखें तो 22 से 40, और 5 ईयर की रेंज अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, 40 के राउंड अबाउट ही बनता है। और अगर हम 1 ईयर चेंज देखें तो कोई अच्छा रिटर्न नहीं है, ना ही एयरटेल डेट में बेहतर परफॉर्म किया है। अब यहाँ पे हम इसकी अर्निंग देखें 2024 में, 2025 के हिसाब से जो फाइनेंशियल ईयर है ये उसकी अर्निंग है वो नेगेटिव था। आई थिंक उसकी रिकवरी आई है जिसकी वजह से एक पॉजिटिव बूम आया है। 2024 भी पॉजिटिव था, 23 भी पॉजिटिव था, और 2022 तो बहुत पॉजिटिव था, उसके बराबर तो अभी तक पहुंचा ही नहीं है ये। और पे आउट्स की बात करें तो पे आउट्स जी पाकिस्तान रिफाइनरी ने नहीं दिए, कोई डाटा शो नहीं हो रहा। तो इसकी बाइंग और सेलिंग के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा मैं। ये बहुत लॉन्गर रन की कंपनीज़ हैं, हो सके तो कल मूव कर जाएं, हो सके तो बैठी रहें जी। अब उसके बाद हम देखते हैं सेक्टर वाइज किन शेयर्स ने बेहतर परफॉर्म किया है। ऑटोमोबाइल टॉप सेक्टर्स को ही हम देखेंगे, तमाम का तमाम सेक्टर पॉजिटिव ही है। सबसे ज़्यादा साजगार इंजीनियरिंग ने परफॉर्म किया है जी, 9% का रिटर्न इन अ सिंगल डे दिया है। और बाकी उसके बाद देखें 4% का रिटर्न दिया है होंडा कार ने, और उसके बाद देखते हैं जी किसने रिटर्न्स दिए हैं। 1.2% रिटर्न है अलगाज़ी ट्रैक्टर्स का, 2.74 है मिलर ट्रैक्टर्स का। तो ओवरऑल सेक्टर वाइज देखें तो पूरे का पूरा सेक्टर जो है वो पॉजिटिव ही है। ऑटोमोबाइल एसेसरीज़ की बात करें तो थोड़ा प्रेशर रहा है इसमें, और जो इसमें टॉप परफॉर्मर रहा है वो उसको ओपन करते हैं और देखते हैं, कंपनी की प्रोफाइल स्टडी कर लेते हैं। बेला ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड है, नॉन कंप्लाइंट में है, लेकिन इसकी जो हम 1 डे में तो अच्छा परफॉर्म कर गया है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम बहुत कम है। जिस शेयर में भी आप वॉल्यूम कम देखें तो आप समझ जाएं कि ये साइड पोर्ट आइटम होता है, इसमें वॉल्यूम कम ही लगते हैं। उसका मतलब ये है कि आप अगर इसको बाय कर लेते हैं तो सेलर आपको इतनी आसानी से नहीं, बायर आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा जब आप इसको सेल करने जाएंगे। फ्री फ्लोट बहुत कम है, 25% है। और पे आउट्स की बात करें, पे आउट्स कंपनी ने नहीं दिए। अर्निंग वाइज देखें तो अर्निंग वाइज भी फ्लैट है, नेगेटिव ही है, लॉस पर शेयर ही चल रहे हैं। लेकिन आज के दिन का अगर सेक्टर वाइज देखें तो टॉप परफॉर्मर में से एक है। टॉप परफॉर्मर्स की जो लिस्ट है उसको दोबारा से ओपन करते हैं। अब जाते हैं दूसरे में, सीमेंट में जाके चेक करते हैं जी क्या सूरत हाल रही। तो ज़्यादातर तो सीमेंट सेक्टर नेगेटिव ही रहा है। पॉजिटिव में देखें तो THCCL पॉजिटिव है, पावर सीमेंट पॉजिटिव है, और DGKC सीमेंट जो है वो भी पॉजिटिव है, और बड़े गिने चुने जो सीमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं। सीमेंट सेक्टर अंडर प्रेशर रहा है आज के दिन में। जी वेबसाइट वापस हो गई थी तो इसको दोबारा हम सेक्टर वाइज में आते हैं। सीमेंट सेक्टर हमने देख लिया, उसके बाद केमिकल सेक्टर में देखते हैं क्या सूरत हाल रही है। तो तकरीबन केमिकल सेक्टर में मिली जुली सूरत हाल थी, जिसमें देख सकते हैं कि आप बीफो सीमेंट पॉजिटिव है, ARPL पॉजिटिव है, पकोक्सी पॉजिटिव है, पाकिस्तान ऑक्सीजन है, आई थिंक ये इसको ओपन करके देख लेते हैं एक बार। जी पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड पॉजिटिव रहा है आज के दिन में। तो जो सूरत हाल रही है केमिकल सेक्टर में वो तकरीबन मिली जुली ही रही है। केमिकल के बाद कमर्शियल बैंक्स में देखते हैं क्या सूरत हाल थी। तो कंपैरेटिवली पॉजिटिव ही रहा है। नेशनल बैंक 1.93%, बैंक अल्फला 1.39 और UBL 1.71%। पिछले कुछ टाइम के अंदर UBL ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसको भी आज डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं UPL की विंडो ओपन करके। मीज़ान बैंक भी आज पॉजिटिव ही रहा,
लेकिन आज का हमारा जो बैंक है हम उसमें जो देखेंगे वो यूबीएल को देखेंगे कि यूबीएल की परफॉर्मेंस आज के दिन में कैसी रही है। हाँ जी, तकरीबन 1.71% पॉजिटिव, और आज का जो लो बनाया 483, आज का हाई 497, तो जो क्लोजिंग रही है वो हाई के पास पास रही है। 2.6 मिलियन का आज वॉल्यूम देखा गया, जो 52 वीक्स की रेंज है, काफ़ी इम्प्रेसिव है। 188 और 517 के दरमियान है। एक साल के रिटर्न जो है वो 141% है, और इन अ सिंगल मंथ जनवरी से लेके फरवरी सेकेंड फरवरी तक के जो रिटर्न्स हैं वो 16.64% रिटर्न रहे हैं। तो कंपनी की अगर फ्री फ्लोटिंग की बात की जाए तो सिर्फ 35% शेयर्स जो हैं फ्री फ्लोट में हैं, 65% कंपनी के पास है। और यहाँ पे जी कंपनी की स्टेटमेंट स्टडी करते हैं, एक शॉर्ट स्टेटमेंट आप इसको कह सकते हैं, और ये 25.23 अर्निंग रही है 2021 में, उसके बाद ग्रो की 26.19 पे, और फिर एक्सेप्शनली ग्रो की 43.44 पर, और फिर दोबारा ग्रो की है 65.78 पे। तो ये जो ग्रोथ है ये ईयर बाय ईयर अपवर्ड साइड पे जा रही है, जो कि कंपनी को एक ब्लू चिप कंपनी बनाने के लिए, कहने के लिए बिल्कुल ठीक है कि कंपनी एक ब्लू चिप कंपनी है, और अच्छे डिविडेंड्स भी कंपनी ज़रूर देती होगी। उसको भी देखते हैं जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के 160% डिविडेंड रहे, उसके बाद फिर 160% का डिविडेंड दिया 11 जुलाई 2025 को। फिर अप्रैल में 2025 में जो रिटर्न थे उससे पहले ये पीछे से ऊपर की तरफ है। अप्रैल 16 2025 को 110% का था डिविडेंड, और उससे पहले फरवरी में भी 110% का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया। तो थ्रू आउट द ईयर जो आप देख सकते हैं कंपनी ने तकरीबन, अगर हम इसी को कर लें कैलकुलेट, तो कंपनी ने तकरीबन कोई 500-550% का डिविडेंड जो है वो कंपनी दे चुकी है। तो कंपनी के डिविडेंड के हवाले से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यूबीएल एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज़ जिसमें आप इन्वेस्टमेंट प्लेस करना चाहेंगे। जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं उनके लिए यूबीएल नहीं है, लेकिन हाल तो 2027-28 तक तमाम जो बैंक्स हैं वो इस्लामिक हो जाएंगे, तो वो टेंशन भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। कमर्शियल बैंक्स के बाद हमारे फर्टिलाइज़र सेक्टर को देखते हैं, और फर्टिलाइज़र सेक्टर प्रेशर में ही रहा है सिवाय फातिमा के। फातिमा एक फर्टिलाइज़र कंपनी है पाकिस्तान की, और जिसने पिछले जो रिटर्न दिया है वो 7.89% का आज दिया। ये भी एक अच्छी कंपनी है जिसको अगर आपको मैं इसके रिटर्न्स दिखाऊं तो आप भी काफ़ी इम्प्रेस होंगे इसके रिटर्न से और परफॉर्मेंस से। आज के दिन की जो परफॉर्मेंस है, जो लो रहा वो 160 रहा, जो हाई रहा वो 187, तो क्लोजिंग जो रही है वो अपने हाई के पास पास रही। आज के दिन जो वॉल्यूम रहे हैं वो 7.6 मिलियन के रहे। 52 वीक्स की जो रेंज है वो 70 और 187 है। तकरीबन कोई जो रिटर्न है वो आप इसका लगा लें 150 के राउंड अबाउट होगा। 1 ईयर का जो चेंज है 122% है, और ईयर टिल डेट में 22% का रिटर्न कंपनी जो है वो दे चुकी है। अब इसकी प्रोफाइल देखें तो फ्री फ्लोट बहुत कम है, 15% है, और अर्निंग्स की बात करें तो कंटिन्यूसली एक ग्रोथ नज़र आती है आपको, सिवाय ये 2 ईयर्स के यहाँ पे कम हुई, उसके बाद फिर अप और फिर दोबारा अप। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है लॉन्गर रन के अंदर कंपनी की काफ़ी अच्छी रही है। डिविडेंड वाइज देखा जाए तो डिविडेंड भी कंपनी ने दिए हैं, 2 डिविडेंड कंपनी दे चुकी है, 35% का और 42.5% का। लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस के डाटा के मुताबिक है ये। तो ब्लू चिप कंपनी बनने में और कहलाने में कोई शक नहीं, इसको आप ब्लू चिप कंपनी कह सकते हैं। डिविडेंड की रेशियो पूरे साल की एवरेज के हिसाब से उस तरह नहीं है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी की प्राइस एप्रिसिएशन के लिहाज से देखें तो बहुत अच्छी है। यहाँ से अब हम अगर 5 सालों की परफॉर्मेंस देखें तो वो भी काफ़ी एक्सेप्शनल ही है। ये ग्राफ आप देख सकते हैं कि 2024 के बाद जो है वो शेयर मूव करना शुरू हुआ, उसके बाद इसकी रेंज सेम थी 30-34, और कंपनी सिर्फ डिविडेंड दे रही थी। लेकिन 24 के बाद कंपनी ने परफॉर्म भी करना शुरू किया। 30 से लेके 180 का जो है ये तकरीबन आप समझ सकते हैं 6 टाइम्स कंपनी ने 600% रिटर्न इन लास्ट 5 ईयर्स डिलीवर कर चुकी है,
जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर उसको 1 ईयर के लिहाज से डिवाइड किया जाए तो 120% जो रिटर्न्स हैं पर ईयर के हिसाब से एवरेज आउट करके कंपनी ने दिए, और ओवरऑल तकरीबन कोई 600% का रिटर्न कंपनी पिछले 5 सालों में दे चुकी है। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है जी। फर्टिलाइज़र सेक्टर के बाद उसमें तो सिर्फ ये फातिमा ही पॉजिटिव था शेयर, और बाकी तमाम जो शेयर्स थे वो नेगेटिव ही थे। अब बात करते हैं दूसरे सेक्टर की। फर्टिलाइज़र के बाद हम टॉप सेक्टर्स को ही देखेंगे, तो उसमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज देखें तो तकरीबन सारा सेक्टर पॉजिटिव ही है। PPL 0.71% पॉजिटिव, OGDC आज दोबारा पॉजिटिव 328 पे। और जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि OGDC की बाइंग यहाँ पे बनती है, और वहाँ से माशाल्लाह 5-6 रुपये ऊपर डाल चुका है। POL 1.34% पॉजिटिव है, जबकि मारी पेट्रोलियम थोड़ा सा बहुत स्लाइटली सा नेगेटिव है 0.15%। बाकी ओवरऑल सेक्टर जो है वो पॉजिटिव ही है। मार्केटिंग कंपनीज़ की बात की जाए तो मार्केटिंग कंपनीज़ कंपेयर करें उससे एक्सप्लोरेशन कंपनी से तो कंपैरेटिवली नेगेटिव है। एस्कोल -2.15% है। पॉजिटिव में देखें तो PSO है, वाफ़ी एनर्जीज़ हैं, और वाफ़ी एनर्जीज़ के हवाले से आज एक न्यूज़ भी आई है मार्केट के अंदर कि $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्टेड है। तो एक तो आई थिंक ये साइड पोर्ट आइटम है, वॉल्यूम बहुत कम है, सिर्फ 40,000 के राउंड अबाउट वॉल्यूम रहा है। और अर्निंग्स की बात की जाए तो अर्निंग्स कंपैरेटिवली बहुत अच्छी हैं इन टू दिस, लेकिन इसके पिछले साल की 2023 की निस्बत अर्निंग अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी नहीं कह सकते इसको, मैंने शुरू में अच्छा कह दिया है। डिविडेंड्स की बात करें तो डिविडेंड्स कंपनी ने दिए हैं, 30% दिए हैं। नॉट बैड कहेंगे हम इसको, लेकिन गुड भी नहीं कह सकते। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के बाद आप इसमें हाइक देख सकते हैं। साइड पोर्ट आइटम है तो होता ऐसा है, साइड पोर्ट आइटम्स में नहीं चलते तो कई साल नहीं चलते, और जब चलते हैं तो इनका ग्राफ बहुत ऊपर चला जाता है। ठीक है जी, दोबारा अपने मेन पेज पे हैं हम, और मार्केटिंग कंपनीज़ भी हमने देख ली। अब हम रिफ़ाइनरी को देखते हैं। रिफ़ाइनरी की परफॉर्मेंस में पाकिस्तान रिफ़ाइनरी पॉजिटिव था और अटक रिफ़ाइनरी पॉजिटिव था। सिनर्जी और नेशनल रिफ़ाइनरी जो हैं वो पॉजिटिव नहीं थे, नेगेटिव क्लोजिंग दी है उन्होंने आज। अच्छा जी, सेक्टर वाइज़ ये टॉप सेक्टर्स को हमने कवर कर लिया है। इसमें बस एक चीज़ मैं कवर नहीं कर पाता हूँ, जो कि अनाउंसमेंट्स हैं और डेली बेसिस पे उनके मटेरियल और इन्फॉर्मेशन, और उसके साथ जो सेकंड नंबर पे आती है उसके रिज़ल्ट्स हैं, उनको मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन कोशिश करूँगा कि वो भी किसी दिन से ऐड करूँ। मेरी कोशिश ये है कि अगर किसी चीज़ को ऐड करूँ तो फिर उसको स्किप ना करूँ, तो इसलिए मैं उसको भी ऐड ही नहीं कर रहा, ताकि ऐसा ना हो किसी दिन उस पर बात करूँ किसी दिन ना करूँ, मैं उसको रूटीन में लेके आऊँ। तो मेरा मानना भी यही है कि अगर कोई काम किया जाए तो अच्छे तरीके से करें, नहीं तो उसको ना किया जाए। चलें अब हम चलते हैं टेक्निकल की तरफ और देखते हैं कि आज की टेक्निकल लेवल के ऊपर मार्केट की सिचुएशन क्या रही है। ये सम टाइम एरर आ जाता है जी। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला ग्राफ ये एक्चुअल नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट का ग्राफ बहुत अच्छा बना था, लेकिन यहाँ पे अब शो नहीं हो रहा। तो ग्राफ की जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसा ग्राफ था। ग्राफ इस तरह का था जी, ये मैंने एक्चुअल तो नहीं बनाया होगा, हाँ जी, ये तकरीबन मेरी कोशिश पूरी है कि मैं आपको एक्चुअल ग्राफ जो बना के है वो दिखा दूं, जो मैंने देखा था एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। तो इस तरह का ग्राफ था, जो कि अब इस शक्ल के अंदर बदल गया है, जो कि एक्चुअल ग्राफ नहीं है। अच्छा जी, ये आज के दिन की सिचुएशन थी। मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, नेगेटिव हुई और उसके बाद पॉजिटिव हुई, और उस लेवल के ऊपर मार्केट ने एटलीस्ट अपने आप को सस्टेन किया। लास्ट आवर की बात करें तो थोड़ा सा अंडर प्रेशर था, ये देख सकते हैं आप। लास्ट आवर का ये चार्ट है, ये कोई अच्छा चार्ट नहीं समझा जाता, थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर गया। लेकिन ये जो इससे पिछला चार्ट बना था ये वाला, इसके जो असर है उसको तकरीबन उसने ज़ायल कर दिया है। बाकी कल फर्स्ट आवर का जो चार्ट है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो मूवमेंट है मार्केट के अंदर वो मुझे पॉजिटिव ही लग रही है। और टेक्निकल लेवल पे अगर डेली बेसिस का ग्राफ जो मैंने आपको बना के दिखाया वो तो यही जाहिर कर रहा है कि मार्केट के अंदर कल अच्छा एक गेन आ सकता है। हो सकता है मार्केट में 187 का लेवल कल आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट में जो आवरली परफॉर्मेंस की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली आवरली परफॉर्मेंस अपवर्ड साइड के ऊपर गई है, सिवाय इस एक
चार्ट के ये मार्केट में नेगेटिव हुआ, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ने रिकवर कर लिया ऑलमोस्ट, और फिर यहाँ से दोबारा मार्केट पॉजिटिव होना शुरू हुई। उसके बाद फिर मार्केट नीचे नहीं आई सिवाय इस आवर के, और इसके थोड़ी सी करेक्शन आई। इसको आप प्रॉफिट टेकिंग भी कंसीडर कर सकते हैं। वीकली लेवल पे बात करें तो क्योंकि वीक का फर्स्ट डे था तो वही चार्ट है जो आज का चार्ट है। मंथली लेवल पे भी सेम ही सिचुएशन आपको नज़र आएगी। एक्चुअल चार्ट ये ठीक हो जाएगा 1-2 दिनों के अंदर। जैसे ही वो ठीक होता है तो आपके सामने वो भी डेली बेसिस पे वैसे ही नज़र आएगा जैसे उसने परफॉर्म किया होगा। ये इसका ग्लिच कह सकते हैं या कोई एरर कह सकते हैं, उसकी वजह से ये मामला होता है। अदरवाइज़ चार्ट्स SC ट्रेड के ऊपर बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं। मैं तो इसी वेबसाइट को प्रेफर करता हूँ और इसी पे देखता हूँ। अगर आप इसके अलावा किसी वेबसाइट को देखना चाहते हैं तो investing.com पे भी जाके आप KSE 100 का चार्ट ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये हमारा टेक्निकल भी यहाँ पे हो गया। अब अगर हम पिछले महीने के मंथली चार्ट को देखें तो उसमें तो एक डिप मार्केट ने थोड़ी बहुत ली है जो मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि अपडेटेड नहीं है। कल तक अगर अपडेट होगा तो हम इस पर बात कर लेंगे। ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट के अंदर यहाँ से ऊपर क्लोजिंग होना ज़रूरी है। ये इस लेवल से ऊपर, ये जो लास्ट हाई था 191 के ऊपर, अगर इससे ऊपर मार्केट क्लोज करती है तो बहुत बुलिश होगी। 195, 200, 250, 210 जो है वो लेवल बहुत इजीली अचीवेबल हो सकते हैं। तो ये जी परफॉर्मेंस टेक्निकल के हवाले से थी। अब हम म्यूचुअल फ़ंड की तरफ चलते हैं। म्यूचुअल फ़ंड का जो वेबसाइट थी वो काफ़ी दिनों से नहीं चल रही, तो आज भी कोशिश करता हूँ मैं, अगर चलती है तो हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। चलें जी, वेबसाइट तो चल गई है। अब हम स्टडी करते हैं अपने शरिया कंप्लायंट फ़ंड्स को, और इक्विटी फ़ंड्स हैं इसमें देखते हैं कि जी किस फ़ंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो जी आज की जो परफॉर्मेंस अपडेटेड यहाँ पे नहीं है, कुछ ही फ़ंड्स की अपडेटेड है। जिस तरह अलहमरा इस्लामिक फ़ंड जो है 0.83% दिया है इसने, और उसके बाद अलहमरा अपॉर्चुनिटी फ़ंड ने भी 0.83% दिया है, और अल अमीन फ़ंड का अपडेटेड नहीं है। अल मिज़ान का भी अपडेटेड नहीं है, ये पिछले मंथ तक का ही लिखा हुआ है। उसके बाद जी ये HBL का आ जाता है डाटा नॉट अवेलेबल, और JS का फ़ंड जो है उसने 0.45% रिटर्न दिया है, और सेकंड फब के मिज़ान इस्लामिक फ़ंड ने 0.64 रिटर्न दिया है। एनर्जी फ़ंड का डाटा अपडेटेड नहीं है, तो मोस्ट ऑफ का डाटा तो यहाँ पे अपडेटेड ही नहीं है, जो कि एक चीज़ अच्छी नहीं है। थोड़ा सा आई थिंक इनको अपनी वेबसाइट पे काम करना चाहिए, ख़ास तौर पे जब पूरा पाकिस्तान जो है वो डेली बेसिस पे आपको ऑब्ज़र्व करता हो अपने नॉलेज के लिए, कंपैरिजंस के लिए। तो अगर यहाँ पे डाटा अपडेटेड नहीं होगा तो ओबियसली उनका नुकसान ही है। तो कोशिश करें जी, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी जो वेबसाइट है काइंडली उसको अपडेटेड रखें ताकि लोगों के नॉलेज में उनके कंपैरिजन करने के लिए आसानी हो सके। चलें जी, आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि बेहतरीन तरीके से आपको जवाब दे सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।